देश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, ये काफी हद तक देश के 4 राज्यों की वोटिंग से तय हो जाता है। वो राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। क्योंकि इन 4 प्रदेशों की कुल लोकसभा सीटों को जोड़ा जाए यानी कैलकुलेट किया जाए तो ये आंकड़ा जो है 210 लोकसभा सीट पर आता है। अब देश में 543 लोकसभा सीट है जिन पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों में विपक्ष के क्या मुद्दे हैं और इनको काउंटर करने के लिए सरकार ने क्या क्या दांव चला, और तो और लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी जिसको आप CSDS के नाम से जानते हैं, उनका क्या कहना है, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इन 4 राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं जो देश में सरकार बनाने में मजबूत योगदान करेगी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। यूपी में 80 तो महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 तो बिहार में 40 सीटें। इन सीटों का टोटल किया जाए तो यह आंकड़ा 210 पर आता है, यानी जिसने भी यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली उसकी बल्ले बल्ले होना निश्चित है। अब इन राज्यों के चुनावी मुद्दे क्या क्या है जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की महागठबंधन मिलकर बीजेपी का सामना कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें आई यानी 39। इस बार बीजेपी पिछले बार जैसे प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। या सीटें होंगी कब, जाने CSDS की रिपोर्ट से। लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक इस बार बिहार की जनता रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी। हालांकि वोट डालते समय राम मंदिर वाला मुद्दा जो है उन पर हावी हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन इस बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें नहीं बल्कि कुछ कम सीटें आई। CSDS की रिपोर्ट में तेजस्वी यादव के द्वारा एग्रेसिव कैंपेनिंग की तारीफ और कहा कि जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार का मुद्दा गर्म बना रहा। अब आइए पश्चिम बंगाल पर। यहां 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 तो बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें आई। यहां लोगों के बीच जो चुनावी मुद्दे हैं वो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। लोग शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बंगाल की जनता अब पॉलिटिकल वायलेंस से ऊब चुकी। रोजगार का मुद्दा यहां भी गर्म है। CAA और लक्ष्मी भंडार स्कीम की भी इस बार के चुनाव में एंट्री हो गई, यानी ये भी एक अहम फैक्टर हो गया है। लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की सीटों में उलटफेर हो सकता है। यानी इस बार बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं तो टीएमसी को 18। यानी बीजेपी के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, वहीं टीएमसी के गिरने की अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी, वहीं बीएसपी और एसपी को 10 और 5 सीटें मिली थी। इस बार यूपी में सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण बड़ा मुद्दा है। हालांकि मोदी का फैक्टर यूपी में बरकरार है, लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार बहुत कुछ नहीं कह रहे, यानी बहुत खामोश है। यूपी में पेपर लीक का मामला भी बड़ा है। छात्रों के बीच काफी आक्रोश। इसके अलावा आवारा पशु, फर्टिलाइजर्स और बीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान वर्ग जो है वो नाराज है। डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर भी नाराज है। इसके अलावा अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में राम मंदिर का भी मुद्दा लोगों के बीच गर्म है। अब जाते जाते पूर्वी के बाद पश्चिम का क्या हालचाल है, यानी महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में 2019 में एनडीए का गठबंधन था। तब की शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। शिवसेना और एनसीपी में 2 पार हो गया है। शिवसेना में एक गुट जो है एकनाथ शिंदे के साथ है तो दूसरा उद्धव ठाकरे में बट गया है। वहीं एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी में एक गुट शरद पवार और दूसरा अजीत पवार का है। यहाँ लोगों के बीच इस जोड़ तोड़ की वजह से काफी गुस्सा है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भावनाओं के खिलवाड़ की वजह से और हीट वेव और गर्मी की वजह से लोग मतदान करने के लिए भी कम निकल रहे हैं। यहाँ के मुद्दे की बात की जाए तो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, यानी इकोनॉमिक इशू है। आरक्षण वाला मामला है, मराठा आरक्षण, और किसानों के लिए सोयाबीन और प्याज का भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देश की गद्दी पर कौन काबिज होगा और कौन इन सीटों पर बाजी मारेगा,
इसका फैसला तो 4 जून को आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत दिल्ली। आपको अगर इस रिपोर्ट पर कोई सुझाव देना है या सजेशंस देना है तो आप कमेंट करके भी जरूर